वसुधैव कुटुंबकम से मार्क्सवाद इस मायने में भिन्न है कि वसुधैव कुटुंबकम के पास सिर्फ दृष्टिकोण है और इसमें एक बुनियादी फर्क है कि ये सिर्फ अपने आसपास के अलावा कहीं नहीं देखता। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम के जिन्होंने नारा दिया, जिन्होंने लिखा, उनको दुनिया के बारे में मालूम नहीं था। ये विलक्षण बात है कि जिस समय दुनिया में लोग बहुत सारी चीजें जानते थे, उस समय ये लोग बहुत सारी चीजें नहीं जानते थे, इन्हें पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। और अभी भी जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, उनकी पहली समस्या क्या है? संकुचित सोच है। पहली समस्या यह है कि ये जो स्थानीयतावाद है उसे महत्व दो, स्थानीय दृष्टिकोण है उसे महत्व दो। वसुधैव कुटुंबकम का ये सबसे बड़ा जिसे ड्रॉबैक है, उसमें स्थानीय दृष्टि और स्थानीयतावाद और स्थानीय बोध, ये तीनों चीजें इंटीग्रेटेड रहती हैं। इसके चलते होता यह है कि वो बात तो कहता है दुनिया की, लेकिन फंसा रहता है लोकल में। मार्क्सवाद के साथ में एकदम इसके विपरीत है। मार्क्सवाद के विपरीत इस सेंस में कि मार्क्सवाद किसी भी छोटी से छोटी समस्या को वो एक बड़े कैनवास में रखकर देखता है, विश्व दृष्टिकोण के आधार पर देखता है। वहां छोटी भी चीज हो, बड़ी भी चीज हो, सारी चीजें बड़े कैनवास में देखी जाएंगी। मसलन अगर कोई भी समस्या देखनी हो तो आप वो कैसे देखेंगे? हमारी नॉर्मल स्थिति क्या है, जब हमारे ऊपर असर होगा तो हम देखेंगे। नहीं, एक मार्क्सवादी यहां से नहीं देखता, वो यहां से देखता है समाज पर असर कितना होगा, दूसरे देशों पर असर कितना होगा। उसकी चिंता ये नहीं कि मैं कितना प्रभावित होऊंगा। हो सकता है कोई चीज ऐसी घटे जिससे मैं एकदम प्रभावित ना हूं। 1990-91 के बाद मार्क्सवाद की रिलेवेंस फिर बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? कि पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो WTO, ग्लोबलाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के तहत गैट की बात आई, इन सब में पुरानी जो राष्ट्रीय दीवारें थी, पर्दियां थी, वो नष्ट कर तोड़ दी। अब एक विश्व व्यापार संगठन बन गया जिसमें सारी दुनिया के एक जैसे नियम कर दिए गए। सारे नियम जो है वो मानने के लिए बाध्य किया गया धीरे धीरे लोगों को। अब वहां कोई भी व्यक्ति आज की डेट में वो विश्व दृष्टिकोण के बिना काम नहीं कर सकता। आप अपना एक माल नहीं बेच सकते विश्व दृष्टिकोण के बिना, क्योंकि आप जो ही दाखिल होते हैं, इवन आप एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं, वो आपको खोले किस लिए? पहले क्या था? शिक्षा का मतलब ये था कि वो शिक्षा जो है वो सामाजिक कल्याण का हिस्सा थी, डेवलपमेंट का हिस्सा थी। लेकिन WTO में शामिल होने के बाद शिक्षा सामाजिक कल्याण का हिस्सा नहीं है, अब वो सर्विस का हिस्सा है। तो जो ही आपने एक इंस्टीट्यूट खोला, आपने एक कॉलेज खोला, एक इंस्टीट्यूट खोला, तो आप कहां गए? आप सर्विस सेक्टर में गए। अब आप सर्विस सेक्टर कब चलेगा? जब आप उसके पेमेंट देंगे। पहले शिक्षा चल रही थी, उसमें पेमेंट नहीं था, शिक्षा थी। तो मेरा मानना है कि विश्व दृष्टिकोण की धारणा लिबरलाइजेशन के बाद और ज्यादा रिलेवेंट बनी कि अब सारी दुनिया को विश्व दृष्टिकोण से देखा जाए। यह अचानक नहीं है कि वर्ल्ड बैंक ने अनेक रिपोर्ट ऐसी लिखी जिसमें कि ओपनिंग कमेंट्स और उद्धरण होते थे मार्क्स के। रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड है कि लिबरलाइजेशन के और समाजवाद के विघटन के बाद, जब तमाम समाजवादी समाजों का विघटन हुआ, उसमें सबसे ज्यादा किताब जो बिकी बाइबल की बात, वो बिकी पूंजी। क्योंकि अचानक लोगों को लगा ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस का उत्तर कहीं नहीं मिल रहा है, एक आदमी के पास मिलेगा। नई सिरे से पढ़ी जा रही है कैपिटल का 3rd वॉल्यूम खासतौर पर खूब पढ़ा जा रहा है, खूब उस पर बहस हो रही है। क्योंकि विनिमय के बहुत सारे प्रश्न जिन पर के 150 साल पहले मार्क्स ने विचार किया, वो प्रश्न फिर खड़े हो गए हमारे सामने आके। मार्क्स से ज्यादा सुसंगत ढंग से किसी ने विचार ही नहीं किया उसके बाद। जो भी है वो मार्क्स के दृष्टिकोण के क्रम में ही विकसित होकर आई चीजें, उससे अलग नहीं निकल, अभी भी नहीं निकल पा रहे तमाम अवस्था से। तो कहने का मतलब यह है कि वसुधैव कुटुंबकम के पर्सपेक्टिव से आप गैट को नहीं समझ सकते, आप WTO को नहीं समझ सकते, आप ये नहीं समझ सकते कि अगर हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहा है तो अमेरिका वो कोई ट्रीटी साइन कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो वसुधैव कुटुंबकम से ये चीज समझ में
नहीं आती, ना पीएम को आएगी, ना सीएम को आएगी, ना एक साधारण नागरिक को आएगी। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब खाली ये है कि वह एक आशीर्वचन है, वह दृष्टि भी नहीं है, वह एक शुभाकांक्षा है कि आप अच्छे रहो, हम सब अच्छे रहे, हम सब सुखी रहे। नहीं, दृष्टिकोण का मतलब खाली ये नहीं है कि आप शुभाकांक्षी हो। दृष्टिकोण का मतलब यह कि आपको चीजों को देख के समझने में और उन्हें बदलने में मदद मिले। यही वजह थी कि भारत में कोई भी सामाजिक क्रांति नहीं हुई। ये जो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा थी, तो इस धारणा में एक पेच है। वो पेच क्या है? ये पेच यह है कि ये सभी किस्म के अंतर्विरोधों को छुपाता है। सारी दुनिया एक परिवार है, हम सब भी एक परिवार है, तो फिर जातियां क्या करेंगे? दलितों और गैर दलितों के बीच के जो कंट्राडिक्शन उनका क्या करेंगे? जो वर्गीय अंतर्विरोध है उनका क्या करेंगे? नहीं। अगर सब भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ओपनिंग लाइन थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो आज भी सार्थक है, कि मानव सभ्यता का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। बंधु बांधवों का इतिहास नहीं है, ये मित्रता का इतिहास नहीं है, संघर्ष वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये पैमाना, ये दृष्टिकोण, ये समझने में आपको अपनी परंपरा को, दूसरों की परंपरा को समझने में मदद करता है। अगर आप इसमें पर्दा डालना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि हम सब भाई भाई हैं। इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। लेकिन असल दिक्कत यहां है कि वसुधैव कुटुंबकम हमें परंपरा को समझने में मदद नहीं करता। मैं जो चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम की धारणा बहुत पॉपुलर है, खासतौर पर भारत में, हिंदी भाषा में और भी, क्योंकि ये खासकर एक कूपमंडूकता है जो इसकी आड़ में काम करती रहती है। वो कूपमंडूकता क्या है कि वह आपको शुभाकांक्षा के परे जाके चीजों को देखने में मदद नहीं करती। मेरे लिए कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई आदमी सामाजिक कार्य कर रहा है, गरीबों के लिए काम कर रहा है, मजदूरों के लिए काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है, मेरी कोई रिलेवेंस ही नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सब हम भाई भाई हैं, सब एक परिवार का हिस्सा है। काम की जरूरत क्या है? जबकि वास्तविकता ये काम की जरूरत है, उनके संगठन की जरूरत है। जो ही आप वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, कौन सी चीज नेगेट होगी? पहली चीज नेगेट होगी, संगठन की जरूरत नहीं है। इसलिए ये मैं जहां से देखता हूं वो ये कि संगठन का नेगेशन जो लोगों में है, उस संगठन के अस्वीकार बोध को पैदा करने में इस तरह की धारणाओं ने बड़ी मदद की है कि लोग संगठन में न बधे। हम तो सब भाई भाई हैं, अलग से संगठन की जरूरत क्या है? महिलाओं के संगठन की जरूरत क्या है? दलित के संगठन की जरूरत क्या है? मजदूरों के संगठन की जरूरत क्या है? नहीं, नई दुनिया है, वो संगठन की दुनिया है, वो कुटुंब की दुनिया नहीं है। नई दुनिया परिवार की दुनिया नहीं है, वो वर्गीय दुनिया है। उसके अंतर्विरोध हैं, उन अंतर्विरोधों को खोला जाना चाहिए। जो ही आप कुटुंब कहते हैं, जो ही आप परिवार कहते हैं कि हम सब एक परिवार है, तो आप अंतर्विरोधों को छुपाते हैं। मार्क्सवाद की पहली लड़ाई यही थी कि अंतर्विरोधों का उद्घाटन किया जाए। इस दृष्टि से ये वसुधैव कुटुंबकम के एकदम अपोजिट है, क्योंकि ये अंतर्विरोधों को खोलने में मदद करता है। वसुधैव कुटुंबकम आपको अपने से ऊपर और शुभाकांक्षा के परे जाके देखने की दृष्टि ही नहीं देता। और यही वजह थी कि हमारे ट्रेडिशन में एक से उद्भट विद्वान हुए, अच्छे अच्छे पंडित हुए, दार्शनिक हुए, लेकिन कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई। मार्क्सवाद के बारे में आपने बताया कि मार्क्सवाद असल में क्या है, मार्क्सवाद किस तरह से वर्ग संघर्ष के नजरिए से पूरी दुनिया को देखता है, समाज को देखता है। और मार्क्सवाद के बारे में आपने ये भी बताया कि ये इसलिए भी अनोखा है बाकी सभी दर्शनों के मुकाबले क्योंकि दुनिया को बदलने की बात है। किस तरह की दुनिया की बात मार्क्सवाद करता है? बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते, समाजवाद, साम्यवाद, इनके बीच में क्या अंतर है? देखिए, नहीं, प्रॉब्लम यह है कि मार्क्सवाद की रिलेवेंस तभी है जबकि वो कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स को समझने में मदद करे। अगर वो वर्तमान की राजनीति पे खरी नहीं उतरती है मार्क्सवादी धारणाएं, तो वो बेकार है। इसलिए मार्क्सवाद की समझ के लिए जरूरी है कि आपके पास में जितनी गहरी समसामयिक राजनीति की समझ हो और खासतौर पर उसकी अर्थनीति की समझ हो, तभी आप उसकी राजनीति को निर्मित कर सकते हैं। तो मार्क्सवाद जो है वो खाली अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि उसका संबंध है राजनीतिक अर्थशास्त्र।
कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के बिना मार्क्सवाद समझ में नहीं आए। बाकी पार्टियां हैं, सबके प्रोग्राम एक, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोग्राम है, वो बीजेपी के प्रोग्राम है, कांग्रेस के प्रोग्राम, सबके प्रोग्राम मोरलेस एक जैसे हैं। तमाम छात्र यूथ संगठन के सारे प्रोग्राम एक जैसे हैं। फर्क किस बात का है? जो मार्क्सवाद से प्रभावित लोग हैं, जो मार्क्सवाद के नजरिए से दुनिया को देखते हैं, वे सारी दुनिया को देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी को आधार बना के। जी, चाहे वो मीडिया की खबर हो, चाहे वो संस्कृति के सवाल हो, चाहे वो राजनीति के सवाल हो, कि राजनीतिक अर्थशास्त्र में क्या घट रहा है, उसके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अंतर संबंध किस तरह के हैं, उनके बारे में आपके जब तक समझ साफ नहीं है तब तक आप मार्क्सवाद का विकास नहीं कर सकते, एकदम विकास नहीं कर सकते। मार्क्सवाद को कम्युनिस्ट पार्टियों तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टियां एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। और अनेक बार यह भी देखा गया है कम्युनिस्ट पार्टियों में बहुत सारी जगह मार्क्सवाद को छोड़ा दिया उन्होंने और दूसरी चीजें अडॉप्ट किया, उसके अपने उनके हिस्टोरिकल कारण रहे। इसलिए कोई नियम नहीं है कि मार्क्सवादी टर्मिनोलॉजी में सोचा जाए, मार्क्सवादी टर्मिनोलॉजी में देखा जाए, जिस टर्मिनोलॉजी में मार्क्स लिखा था। हर जगह अपने तरीके से लोग उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके ट्रेडिशन, उसके आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ये निकाल सकते हैं। इसलिए मार्क्सवाद का कोई एक सुनिश्चित पैटर्न नहीं है, बीएससी पैटर्न से देखा जाए ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि हमारे यहाँ जैसे अनेक नेशनलिटीज हैं, अनेक किस्म की भाषाएं, अनेक किस्म की कल्चर, तो उनके कल्चर के अपने तरीके हैं जहां से कि लोग चीजों को देखते हैं। मार्क्सवाद का एक स्थानीय सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, जो स्थानीय सांस्कृतिक बोध है, उससे काट के विकास संभव नहीं, एकदम नहीं, ये संभव नहीं। यही वजह है कि हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने जन्म से स्थानीय परंपराओं के साथ में, जो नेशनलिटीज की परंपराएं थी, उनके साथ में अपने को जोड़कर रखा और उसमें घुलने मिलने की कोशिश की। ये यूरोप की कम्युनिस्ट पार्टियों से उनका एक बहुत बड़ा फर्क था। दूसरा बड़ा फर्क यह था कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने यहाँ खुल के लोग उसमें भाग लिया, वोट की राजनीति में हिस्सा लिया। दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियों को यह अनुभव बहुत बात है। सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के पहले यह अनुभव नहीं। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे यहाँ तो हम लोग बाकायदा इलेक्टेड गवर्नमेंट के अपोजिशन, मतलब जब पहली बार 52 में जो पहली पार्लियामेंट बनी, उस पार्लियामेंट में सबसे बड़ा विपक्ष था कम्युनिस्ट पार्टी। टिल 77 जनता पार्टी गवर्नमेंट के आने के तब सबसे बड़ा विपक्ष का जो ब्लॉक था वो कम्युनिस्टों का था। नेहरू को उतने वोट नहीं मिले जितने कम्युनिस्ट पार्टी का जो आंध्रा का किसान सभा का अध्यक्ष था, उसको जो तेलंगाना आंदोलन का हीरो था, उसको सबसे ज्यादा वोट मिले। हिंदुस्तान में किसी फ्रीडम फाइटर को इतने वोट नहीं मिले। ये चीज समझने की है। पहली बार इलेक्शन हुआ तो पहली बार इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता? किसान सभा का अध्यक्ष। ये चीज ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये चीज समझ में नहीं आएगी लोगों को, क्योंकि कम्युनिस्टों का एक बहुत गहरा इंटीग्रेटेड रिलेशन है समस्याओं के साथ में, जनता के साथ में। यहाँ सिर्फ रिवोल्यूशन नहीं बल्कि डेमोक्रेसी की दैनंदिन प्रैक्टिस है। उन प्रैक्टिसों में शामिल होके ही आप जनता के दिल को जीतते हैं और मार्क्सवाद का प्रचार प्रसार करते हैं, मार्क्सवाद के प्रति सहानुभूति अर्जित करते हैं। अभी क्या स्थिति है? माने विश्व स्तर पर अगर देखें तो मार्क्सवादियों की क्या, देखो, राजनीति में क्या मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। अब तक परंपरा ये थी कि हम लोग ये डिस्कशन करते थे कम्युनिस्ट पार्टी में, अक्टूबर रेवोल्यूशन का क्या असर हुआ है हमारे ऊपर। ये मैं छात्र जीवन में भी अपनी बात कह रहा था, मैं अब बहुत ज्यादा जोर से कह रहा हूं। ये देखा जाना चाहिए कम्युनिस्टों ने जब जनतंत्र में यहां भागीदारी की तो उसका दुनिया पर क्या असर हुआ। सोवियत संघ में तो बाद में जनतंत्र की मांग होगी, पहले तो यही प्रैक्टिस थी। लैटिन अमेरिका में तो बाद में जनतंत्र में पार्टिसिपेट किया, पहले तो यही पार्टिसिपेट किया था। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी भूमिका का इतिहास लिखा जाए, मार्क्सवाद का इतिहास लिखा जाए, तो उसमें ये चीज देखने की कि डेमोक्रेसी को कम्युनिस्टों में जनप्रिय बनाने में भारत के कम्युनिस्टों की जो केंद्रीय भूमिका है उसे खासतौर पर देखा जाना चाहिए। तो यहाँ कम्युनिस्ट छोटे थोड़े थे,
लेकिन वो बहुत ही प्रभावशाली थे इस मामले में, तो उन्होंने डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया। डेमोक्रेसी में उन्होंने इलेक्शन जीते, नगर पालिका के इलेक्शन जीते, उन्होंने असेंबली के इलेक्शन जीते, उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन जीते, उन्होंने डेमोक्रेटिक अपोजिशन की भूमिका अदा की, विपक्ष में रहते हुए सरकार की नीतियों को प्रभावित किया। ये अनुभव ऐसा अनुभव था जिसने कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी को ऊपर से नीचे तक प्रभावित किया। जी, हुआ यह है कि अभी तक हम इस बात को कभी गर्व से कहते नहीं हैं, कैसे कहना चाहिए, मतलब अपने इन अचीवमेंट्स को भी यस सही से नहीं करते। आप उठा के देखिए तमाम जो मार्क्सवादी किस किस्म के बदलाव मोटा मोटी आप महसूस करते हैं कि मार्क्सवादियों की वजह से, कम्युनिस्टों की वजह से भारतीय राजनीति में, समाज में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सादगी से और कम खर्चे में राजनीति की जा सकती है। ये इस चीज को सबसे पहले हाईलाइट किया एकमात्र कम्युनिस्टों ने हिंदुस्तान में। पहली बार जब 57 में केरल में गवर्नमेंट बनी तो ईएमएस नंबूदिरीपाद जो है वो साइकिल से जाते थे, जो मुख्यमंत्री था, और पीछे जो है उनके कैरियर में टाइपराइटर बंधा हुआ, मतलब अपने यस चीफ मिनिस्टर साइकिल से जाए। नेहरू जी के लिए बड़ी चिंता थी क्योंकि नेहरू जी के लिए कारों का काफला खरीदा गया था। राजेंद्र प्रसाद जो सादगी के आदर्श माने जाते हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद उनके लिए कारों का काफला खरीदा गया, और यहाँ सारे कैबिनेट मिनिस्टर साइकिल से जा रहे हैं। तो ये अपने आप में कंट्रास्ट था जिसको कि कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भारत में जो कि आदर्शवाद पसंद करते हैं, वो समझ सकता है कि कौन किस तरह के लोग हैं। खर्चीली डेमोक्रेसी किसके पास थी? कम्युनिस्टों के पास नहीं थी। कम्युनिस्टों के पास नहीं थी। कम्युनिस्टों ने किसी भी एमएलए ने अपने सरकारी क्वार्टर के लिए घर नहीं छोड़ा। जिनके पास घर थे, भाड़े के घर में ही रहे, वो सरकारी क्वार्टरों में नहीं गए। ये बड़ी बात थी। दूसरी चीज है, जो सामान्य सा बेज मिलता था कम्युनिस्ट पार्टी से, उसी बेज में कम्युनिस्ट गुजारा करते थे। जो सरकारी भत्ते मिलते थे, जो पद पर रहने की वजह से सुविधाएं मिलती थी, वो पैसे मिलते थे, वो सारे पैसे कहां जाते थे? पार्टी फंड में। नेता के पास नहीं। एक घटना बता रहा हूं मैं। ज्योति बाबू जब असेंबली के लिए चुने गए और असेंबली में विपक्ष के नेता चुने गए, तो बड़ी मुश्किल थी। सिद्धार्थ शंकर उनके घर पे, मुझे बहुत खास फ्रेंड थे, जाके देखा कि ज्योति बाबू की पत्नी ने कहा कि खाना मिलेगा, लेकिन सब शाकाहारी मिलेगा। बोले मछली नहीं बनाती। बोले मछली कहां से बनाते, पैसे नहीं होते। 500 रुपए मिलते हैं एमएलए को, तो उसमें मछली नहीं खाई जा सकती। लौट के आए, उन्होंने ध्यानचंद राय से कहा कि उनका पत्ता हुआ 500 की बजाय 700 कर। वो आदमी इतना जेंटलमैन आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, बैरिस्टर आदमी है, उसको जो है मछली नहीं खा पाता, बंगाली है। 500 की जगह 700 पत्ता कर दिया। ज्योति बाबू ने वो 700 रुपये लेने से इनकार कर दिया। बड़ा होगा, ये सिर्फ ज्योति बाबू के लिए संभव है, ध्यानचंद राय के लिए संभव नहीं। कम्युनिस्टों ने लोकतंत्र में पूंजी की ताकत से लड़ने का मुहावरा विकसित किया। पूंजी की ताकत को कम्युनिस्टों ने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, अपने आचरण में हावी नहीं होने दिया, अपने सिस्टम में हावी नहीं होने दिया। यहां तक कि बुद्धदेव भट्टाचार्य 34 साल का बंगाल में शासन था, लेकिन मुख्यमंत्री का टेलीफोन वही था जो पहले दिन ज्योति बाबू का था। कोई नया ऑफिस की टेबल वही थी, नो चेंज, हम इसी में रहेंगे ऐसे एक साथ। फिर आखिर वजह क्या रही? मैं जो चीज कह रहा हूं, डेमोक्रेसी में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप पूंजी के आधार पर डेमोक्रेसी का विकास करें, दूसरा ऑप्शन है कि पूंजी के बिना डेमोक्रेसी का विकास करें। कम्युनिस्टों ने डेमोक्रेसी में पूंजी के बिना डेमोक्रेसी के विकास का रास्ता चुना, और इसमें उन्हें सफलता मिली। और इसका रिजल्ट जो है उनकी जो पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है, उनकी जो इलेक्शन की विक्ट्री है, उसमें दिखाई देता है। फर्क एक आया कि ये जो पिछले 35 साल में जो मिडिल क्लास विकसित हो गया है, 40 साल में विकसित हो गया है, उस मिडिल क्लास में अच्छा खासा हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दिया है। तो वहां इसकी जो पूंजी के प्रति जो एक दूरी होनी चाहिए, एक सादगी के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए,
उन्हें कम्युनिस्टों का जो सबसे बड़ा फेलियर अगर मुझसे पूछो तो वो ये है कि वो कंज्यूमरिज्म को किसी भी तरह से काउंटर नहीं कर पाए, उपभोक्तावाद को चुनौती नहीं दे सके। उसने क्या किया, उसने कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरों की फंक्शनिंग को, कार्यप्रणाली को भी प्रभावित किया, उनको भी रोक, सादगी को भी उससे प्रभावित किया। तो चुनौती कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी के बाहर थी। इलेक्टोरल सिस्टम में सादगी और कम पैसे से लड़ा जा सकता है और इलेक्शन जीते जा सकते हैं, इसको तो प्रूव किया। लेकिन बाजार में ये जो कंज्यूमरिज्म है, ये कंज्यूमरिज्म पूरे के पूरे कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकता है, इसकी कोई गंभीर मीमांसा कम्युनिस्ट पार्टी ने बैठ के नहीं की। पहली चीज। दूसरी चीज जिसने की इफेक्ट किया वो ये कि कम्युनिस्टों ने रेनेसां के बहुत सारे पॉजिटिव वैल्यूज इनहेरिट किए थे। अब उसमें सोशल रिफॉर्म वाले पहलू भी थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी का जहां विकास हुआ, जहां उनका जनाधार तैयार हुआ, वहां कायदे से सोशल रिफॉर्म के मसलों को और आगे जाना चाहिए था। तो पॉलिटिक्स में तो आगे गए, लेकिन सोशल रिफॉर्म के मसले छूट गए। इसने क्या किया कि पॉलिटिक्स तो थी कम्युनिस्टों के पास में, लेकिन सोशल रिफॉर्म नहीं था। अब कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की शादी भी हो रही है, वो दहेज से हो रही है, बारातें भी जमाई जा रही हैं, खर्चे भी हो रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इसने काउंटर तैयार किया आपके घर के अंदर, आपके घर के अंदर। ये जो कम्युनिज्म विदाउट सोशल रिफॉर्म, सोशलिज्म विदाउट सोशल रिफॉर्म एकदम बेकार है, इसलिए कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं। तो ये चीज समझने की है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो डिक्लाइन है, जिसको के उन्होंने अपने संकेत में पूछा, उसका डिक्लाइन का बड़ा कारण वो बंगाल में हुआ। सबसे पहले बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी 34 साल के शासन के बाद में एकदम क्रैश करनी चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कम्युनिस्ट पार्टी ने समाज में जो परिवर्तन घट रहे थे, जो नए वर्ग और नई आर्थिक संरचनाएं पैदा हो रही थी, उनकी कोई रीडिंग ठीक से, उसके बिजाविश कोई रणनीति ठीक से वो बनाई नहीं पाई, तब तक वो चीज हाथ से निकल गई। एक उदाहरण दे रहा हूं जिससे कि चीज जटिलता को समझ सको। बहुत सारे लोग जो माइग्रेट करके बांग्लादेश से यहाँ आए, उन्होंने अपने यहाँ मछली का कारोबार शुरू किया, जिसे हम भेड़ी कहते हैं, तालाब में मछली पालने का, मछली पालन का काम शुरू किया। तो उस समय उनके पास पूंजी कम थी, उस कम पूंजी से काम शुरू किया। लेकिन 30 साल में 25 साल में ये स्थिति हुई, वो सब लोग करोड़पति हो गए मछली उत्पादन करते करते, मछली बेचते। तो वह जो लैंडलेस था, वह जो एकदम भूमिहीन था, जो एकदम खाली हाथ आया था, जिसकी संख्या हजारों में थी, वो अचानक 20-22 साल में मछली उत्पादन करते करते वो एक रिच मिडिल क्लास में दाखिल हो रहा है, मिडिल क्लास में दाखिल हो रहा है। ये जो मिडिल क्लास में दाखिल हो रहा है वर्ग विदाउट रिफॉर्म, पहले जो मिडिल क्लास था बंगाली समाज में, वो मिडिल क्लास वह था जिसका कि सामाजिक सुधार से संबंध था, जो सामाजिक सुधार के मूल्यों से प्रभावित था। लेकिन अब जो नया आ रहा था वो एकदम टिपिकल कंज्यूमरिस्ट था। वो कम्युनिस्ट भी था, लेकिन कंज्यूमरिस्ट के साथ पार्टी का कोई वैचारिक जुड़ाव नहीं, उसका नहीं वैचारिक मान रहा है आपकी आइडियोलॉजी। प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं जानते कि वो कंज्यूमरिज्म से जो प्रभावित हो रहा है, वो आपकी आइडियोलॉजी के लिए उनको वीक कर रहा है। हमने मान लिया कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है, 500 सिगरेट नंबर की सिगरेट पी रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। पहले ये एक इशू था, कौन सी सिगरेट पी जाए, बीड़ी पी जाए, सिगरेट में से कौन सी सिगरेट, 4 मिनट सिगरेट आती, सस्ती आती थी, महंगी सिगरेट नहीं। अब क्या है, बंगाल के गांव गांव में जाइए, आपको महंगी से महंगी सिगरेट मिलेगी। कौन पी रहा है, कोई तो पी रहा है, वह पी रहा है जो कि लैंडलेस लेबर था, वह पी रहा है जो रोज 200 रुपये 250 रुपये रोज कमा रहा है, वह पी रहा है। तो ये जो हैबिट बदल रही है, साम्यवाद का संबंध आपके संस्कारों से भी है, जिसे हम लोग एटीट्यूड कहते हैं, हैबिट कहते हैं, आदतें कहते हैं। तो जब नई आदतें बन रही हैं, उन नई आदतों की ऑडिटिंग नहीं हो रही, तो नई आदतों की ऑडिटिंग नहीं होगी तो नई आदतें फिर आपकी विचारधारा को प्रभावित करेंगी, क्योंकि जो नई आदतें हैं उनके पीछे पूरी आइडियोलॉजी, पूरा मीडिया, पूरा सिस्टम काम कर रहा है, वो खाली इंडिविजुअल की नहीं है। एक आदमी जब एक सिगरेट खरीदता है, 500 सिगरेट नंबर की सिगरेट खरीदता है और एक आदमी 4 मिनट
उसके पीछे उसका एक चेन होता है, उसकी एक दृष्टि होती है। तो हमने क्या किया कि हमने कंज्यूमरिज्म को अनचैलेंज छोड़ दिया और कंज्यूमरिज्म में अल्टीमेटली निकल गया। मैं जो चीज कहना चाहता हूँ ये, तो कंज्यूमरिज्म की सबसे बड़ी खूबी क्या है? उसकी खूबी है कि वह सिर्फ एक्सचेंज की फीलिंग पैदा करता है। उसे चाहिए, मुझे तेल की जरूरत है, मुझे तेल चाहिए, इसकी मुझे चिंता नहीं तेल कहां से आ रहा है, उत्पादक की क्या स्थिति है, मुझे गेहूं चाहिए, मुझे इससे कोई लेना नहीं किसान की क्या स्थिति है। उत्पादक शक्तियों को वो नहीं देखता, खाली किसे देखता है? विनिमय, सिर्फ विनिमय, उसकी विनिमय में रुचि है। मुझे खाली तेल मिल जाना चाहिए मेरे घर के पास, मैं नहीं जानता वो ईरान से आया या इराक से आया, मुझे इससे लेना देना नहीं है। इसने एक नया एटीट्यूड पैदा किया और वो एटीट्यूड था सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट होने का एटीट्यूड, और इसका अल्टीमेटली असर समाज पे तो हो ही रहा था, तो इसका तो विनिमय के प्रश्न लिबरलाइजेशन के दौर में प्रमुख प्रश्न बन गए, उत्पादन और उत्पादक शक्ति के प्रश्न गौड़ बन गए। होना क्या चाहिए था? वो प्राथमिक होने चाहिए, तो वो प्राथमिक नहीं हो पाए, क्योंकि आपने प्रॉपरली कंज्यूमरिज्म और उससे जुड़ी हुई चीजें जो आ रही हैं उसे एड्रेस नहीं किया। हम इसके लिए तैयार ही नहीं थे कि हम ये बता सकें कि विनिमय के प्रश्नों को कैसे डील करें, उसके बारे में हमारी समझ क्या है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी स्टडीज अपने लिए नहीं लिए, कभी हमने ठीक से अपने अखबारों में प्रोपेगेंडा नहीं किया। तो ये चीज तो आपके सिर पर आ पड़ी पहली चीज। अब इसमें मुश्किल क्या है कि इसने क्या किया कि आपके जो बुनियादी प्रश्न थे, समाज के बुनियादी प्रश्न थे, उनको हाशिए पर इशार दिया। अब बुनियादी प्रश्नों को बात करने के लिए तैयार नहीं, अब दिक्कत ज्यादा गहरी है। इसमें मुझे जो लगता है वो ये कि हमें कई स्तर पर काम करना पड़ेगा। एक तो ये कि प्रॉपर रीडिंग करनी पड़ेगी लोगों के विश्वासों की, लोगों की आदतों की, और उसके अनुसार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कहें। क्योंकि आप तो सीधे ये नहीं कह सकते कि बरात मत करो, 5 मिठाई बंद करो, और वो प्रतिष्ठा से जुड़ी है चीज। और विज्ञापन, छोटे से विज्ञापन से लेके बड़े विज्ञापन तक, हर कमोडिटी वो प्रेस्टीज से जोड़कर तैयार होती है, पहली चीज। अब ये प्रेस्टीज किससे जुड़ रही है? वस्तु के खरीद फरोख्त से, विचार से नहीं। पहले प्रेस्टीज इसमें थी कि आपके पास कितना अच्छा विचार है, अब प्रेस्टीज इसमें कि आपके पास कितनी अच्छी वस्तुएं हैं। ये जो शिफ्टिंग है, इस शिफ्टिंग को आप जितना बेहतर ढंग से एड्रेस कर सकते हैं, जितना इसमें डिबेट जनरेट कर सकते हैं, उतना ही आप इसमें विनोवर करेंगे। क्योंकि जो प्रेस्टीज का प्रश्न है, इस प्रेस्टीज के प्रश्न को आपको सिर्फ विज्ञापन तक सीमित करके देखेंगे तो आप मान लीजिए आपकी प्रेस्टीज बचेगी नहीं बचेगी। तो मेरा मानना है कि जो प्रश्न चीज है, जैसे विज्ञापन में सबसे ज्यादा झूठ था, लेकिन आपने कभी एड्रेस नहीं किया, अब वो फेक न्यूज तक पहुंच गया है। अब आप परेशान हो रहे हैं कि व्हाट्सएप से ये आ रहा है, इंटरनेट से ये आ रहा है, हम तो सांस नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, बहुत लेट कर, सब चीजों को बहुत लेट कर इग्नोर किया। वो असल दिक्कत क्या थी कि वो जो ये जो फेकनेस है, इस फेकनेस का संबंध भी उसी कंज्यूमरिज्म से और उसके विज्ञापन की स्ट्रेटेजी से है। विज्ञापन झूठ के बिना बनता ही नहीं है, विज्ञापन प्रोपेगेंडा के बिना बनता ही नहीं है। तो प्रोपेगेंडा को समाज अब आपने कभी क्लास ही नहीं ली अपने कॉमरेड की कि विज्ञापन क्या होता है, तो अब आप बताइए वो लड़ेगा कैसे? वो नहीं लड़ सकता। इसलिए मैं ये चीज को साफ कहना चाहता हूं कि कंज्यूमरिज्म के नियम, उसकी थ्योरी, उसकी प्रैक्टिस, उसकी लोकल थ्योरी, उसकी लोकल प्रैक्टिस, इन सब पर गहरी समझ और मूल्यांकन चाहिए और उसे बाकायदा कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अभी मुश्किल क्या है कि हम अवेयरनेस को अर्जित करने के मामले में बहुत पीछे छूट गए। साधारण से बीए के मैनेजमेंट के विद्यार्थी के पास जो नॉलेज होती है वो आपको नहीं, तो आप उसे इंप्रेस कैसे करेंगे? आप इंप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए
इसलिए आपको अगर इंप्रेस करना है तो आपको ये जानना ही होगा क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि आप बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं, बहुत ईमानदार हैं, आपका संगठन बहुत ऑनेस्ट है, आप एकदम करप्ट नहीं है, सब बात ठीक है, फिर भी वो आपकी बात नहीं सुने क्योंकि आप उसके अंदर दाखिल ही नहीं हो रहे, आप तो दरवाजे से लौट रहे। इसलिए दाखिल होने के लिए जरूरी है कंज्यूमरिज्म को आप जाने। कंज्यूमरिज्म को जाने बिना आप कंज्यूमरिज्म के बारे में आप अपनी राय नहीं बना सकते, एकदम राय नहीं बना सकते। इसलिए ये बहुत ही जटिल चीज है क्योंकि कम्युनिस्टों से कहना कंज्यूमरिज्म के बारे में जाने, कंज्यूमरिज्म के बारे में आप आइडिया बनाए, ये थोड़ा सा जटिल मामला है, लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। दूसरी चीज जरूरी है जो कि मुझे लगता है वो ये कि नई कम्युनिकेशन रणनीति की जरूरत है। वो अभी तक क्या है कि वो वन वे कम्युनिकेशन, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खाली बोलते हैं, वो रिसीव नहीं करते, उन्हें आदत नहीं है डायलॉग करने, उन्हें पब्लिक डोमेन में डायलॉग करने की आदत। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए, डायलॉग करें और आप अपनी बात रखते हुए भी, असहमत होते हुए भी आप उसे दोस्त बनाए रखें। अभी तक ये प्रैक्टिस रही कि जिससे हमारे विचार नहीं मिलते उससे दूरी बनाए। तो ये इसने बहुत नुकसान किया है, इसने बहुत नुकसान किया है। हम लोगों ने जेएनयू में ये नहीं पढ़ा था, हम लोग जेएनयू में हमारी पढ़ने की यही जो हमारे से आइडियोलॉजिकली भी अलग है, हमारा दोस्त है और उसे हमने बिल्कुल गले से लगा के रखा है, ऐसा नहीं उसे दूर रखा है। तो ये चीज तो धीरे धीरे हुआ क्या कि हम लगातार कंजर्वेटिव होते गए, अल्टीमेटली हम एक ऐसी जगह पहुंचे कि सामने फंडामेंटलिज्म आ गया। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में कंजर्वेटिव बने तो वो कम्युनिस्ट बने, मैं बहुत अंडरलाइन करके कहना चाहता हूँ। बीजेपी के लोग कंजर्वेटिव नहीं बने पाए, व्यापक वो तो आपकी चीज उन्होंने अडॉप्ट कर ली। आपने क्या किया कि आप बाई चांस, संयोग की बात है कि आप लगातार अनुदार होते चले गए और वे लगातार उदार होते चले गए। यानी ये जो विपर्य है, ये विपर्य क्यों है, ये चीज समझने की जरूरत है कि जो प्रगतिशील है वो प्रतिक्रियावादी हो जाता है और जो प्रतिक्रियावादी वो प्रगतिशील हो जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि विचारधारा की भूमिका बदल रही है, वर्गों की भूमिका बदल रही है। इसलिए आप पहली बार अच्छे से वर्गों में जो बदलाव है उनकी स्टडी करें, उसके अनुसार चीजें तय करें। मतलब मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ जिससे चीज समझ सकता, वो ये कि 72-73 में सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी से साइंटिस्टों ने कहा हम कंप्यूटर आया है, इसको लेकर डिस्कशन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी समझे इसे। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने वैज्ञानिक कॉमरेडों को अनुमति नहीं दी, सारी दुनिया को कंप्यूटर आ गया, कम्युनिस्ट पार्टी पिछड़ गई, वो हाथ से निकल गई। अच्छा, यही चीज चाइना में 5 तरह का कपड़ा था, सारा देश पहनता था 5 कपड़ा, छठा कपड़ा ही नहीं था। सादगी मतलब चरमोत्कर्ष पर थी। अब अल्टीमेटली हुआ क्या, सोवियत संघ के कोलैप्स और चाइनीज कम्युनिज्म के एक तरह से यू टर्न, मेरी पहली बार हुआ ये कि आपने जिस चीज को एवॉलिश कर दिया, जिन वर्गों को एवॉलिश कर दिया वो वर्ग पैदा करने को, पूंजीपति पैदा कर, पूंजीपति नहीं था चीन के अंदर, रूस के अंदर पूंजीपति नहीं था, पूंजीपति पैदा कर। पहला लेसन वो ये कि राज्य के दबाव में वर्गों का खात्मा नहीं है। अगर आपकी सरकार आ गई है तो आप अपने जो है जो कोई वर्ग है उसको आप नष्ट कर देंगे, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं। अगर आप कर भी दिया है तो वो रिवाइव होंगे, वो आएंगे। एक वैज्ञानिक नियम जिसकी एंगल्स ने बता रखी है वो ये कि जब कोई भी विचार एक बार जन्म लेता है और व्यवहार में आ जाता है तो वो कुछ अवधि के बाद में भौतिक शक्ति बन जाता है, इसे आसानी से नहीं बदल सकता।
तभी बदल सकते हैं जब उसका कोई विकल्प आ जाए, अर्थात वो रहेगा, वो रहेगा, आप उसे आसानी से नहीं। इसलिए ये चीज समझने की है कि जब कोई विचार, वर्ग का विचार, पूंजीपति वर्ग, जो कि मॉडर्न पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग था, उस वर्ग का ही खात्मा कर दिया गया। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, उस वर्ग को रिवाइव करना पड़ा, बनाना पड़ा। किसने बनाया? कम्युनिस्ट पार्टी। तो पहला लेसन, वर्गों के खात्मे पार्टी के आदेश से नहीं होते। दूसरी चीज, वर्गों की दुनिया जो कि आधुनिक दुनिया है, वो लोकल दुनिया नहीं है, ग्लोबल दुनिया है। एक देश में वर्ग खत्म हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो दुनिया के दूसरे देशों में है, तब तक वर्ग आपके देश में खत्म नहीं हो सकते। इसलिए समाजवाद का दृष्टिकोण हमेशा विश्व दृष्टिकोण रहा है। हुआ ये कि समाजवाद जहां आया है वो देश केंद्रित था, वो विश्व केंद्रित तो नहीं था। हमने भूल क्या की? हमने भूल ये कि देश केंद्रित समाजवाद को हमने दुनिया केंद्रित समाजवाद मान लिया। इसलिए हमारे यहाँ वर्गों के खात्मे हो गए, लेकिन वर्ग के खात्मे संभव नहीं थे, क्योंकि सारी दुनिया वर्ग, पूंजीपति सारी दुनिया मौजूद है। तो 100% में पूंजीपति को खत्म करके आपको क्या मिलेगा? कभी भी रिवाइव हो जाएगा। वो हुआ। पहला लेसन तो यह कि पूंजीपति वर्ग के प्रति ये जो वर्ग शत्रु की दृष्टि है, इस और इसके प्रति हेट्रेड है, इस हेट्रेड से कम्युनिस्ट पार्टी बाहर निकले। कारण क्या है कि डेमोक्रेसी में अगर रहना है, जैसा कि अभी है संभावना, डेमोक्रेसी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। चाहे जितना सड़ा गला है, ये डेमोक्रेसी बेस्ट है। डेमोक्रेसी में अगर रहना है तो ये जरूरी है कि हम विभिन्न वर्गों के साथ में अपने संबंधों को परिभाषित करें और बार बार परिभाषित करें, एक बार नहीं, बार बार परिभाषित करें। उसी में उसकी नई समझ, नए विकल्प निकलेंगे। लास्ट चीज, मार्क्सवाद का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ये क्लास सिस्टम किया गया, बल्कि मार्क्सवाद का मतलब यह है कि हमेशा विकल्पों की खोज की जाए, जैसा चॉम्स्की कहते हैं। मार्क्सवाद का मतलब क्या है? विकल्पों की खोज, कोई भी विकल्प पहले। इसलिए अच्छा मार्क्सवादी रहे जिसके हाथ में हमेशा विकल्प नहीं होता मार्क्सवादी। तो हम इलेक्शन आते हाथ में कोई दिक्कत नहीं, जो करेंगे सरकार आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ और करेंगे। वो फाइनल मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं है सरकार का। समझ, एक विकल्प के निरंतर प्रोसेस में इन्वॉल्व रखना, उन विकल्पों के बारे में सोचना, ये एक मार्क्सवादी की पहली क्रिएटिव जरूरत है। दूसरी जरूरत यह है कि वो स्टीरियोटाइप ना, तो पुरानी जो रूढ़िबद्धता है, इस रूढ़िबद्धता से निकलने की जरूरत। क्यों जरूरत है मैं बता रहा हूँ। जैसे लोग हैं हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव है, अब वो किसानों के लिए करता है, मजदूर, जब वो किसान के लिए और मजदूर के लिए करता है तो वो एक गलती करता है। वो गलती वही करता है जो मध्यकाल में दरबारी कभी करता है, जिसे हम रीतकाल कहते हैं। मध्यकाल में जो रीतकालीन कवि थे उनकी मुश्किल क्या थी? टारगेट ऑडियंस के लिए लिखते थे। तो राजा था, दरबारी लोग तो उनको सुनाने के लिए रचना लिखते थे। तो आपने ये टारगेट ऑडियंस के लिए लिखने की आदत रीतकाल से ली। दूसरा बात तो समझिए, टारगेट ऑडियंस के लिए अगर आप लिखेंगे तो आप तय मानिए कि आप मध्यकाल में फंसेंगे। मैं किसान के लिए नहीं, मैं सबके लिए लिखता हूं। मैं मजदूर के लिए नहीं, मैं सबके लिए लिखता हूं। ये इसने क्या किया कि ये जो रिवाइवलिज्म है जो हमारे घरों में आ गया है, परेशान हो रहे हैं ना सारे लोग, बीजेपी के हो गए हमारे अचानक। क्यों? हम तो किसान पर लिख रहे थे, मजदूर पर लिख रहे थे, गीत लिख रहे थे, घर में सारे लोग।
उनको तो इंक्लूड किया ही। प्रॉब्लम क्या है कि जो ही आप टारगेटेड ऑडियंस के लिए लिखेंगे, मध्यकाल में रिवर्स होके जाने की संभावना है इसमें, क्योंकि ये पद्धति, ये दृष्टि टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखने की पद्धति मध्यकालीन है। तो लिखते समय, बोलते समय ये जो मध्यकालीन जो तमाम चेतना के रूप में जो फॉर्म है, लिटरेरी फॉर्म है, उनसे जितना बचा जाए उतना अच्छा है। तो जो ही आप कोई फ्री एक चीज अडॉप्ट करते हैं तो वो फिर सीधे पैकेज है, वो पैकेज आएगा, उस पैकेज में आपको जाना ही पड़ेगा। जो टारगेट ऑडियंस में घुसे आप, तो आपने तो काम अच्छा ही किया था, केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन, आपने अच्छा ही काम किया था कि आप मजदूरों के लिए, किसान के लिए लिखे, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है जिसकी चर्चा हम लोग नहीं करते, तो टारगेट ऑडियंस के लिए लिखने का मतलब है कि आइडियोलॉजिकली आप अपने को रेडिकल बोध में ले जाएंगे। इसलिए ये जो स्टीरियोटाइप तरीका है, ये मध्यकाल का ही तरीका है इसे बदलने के लिए। एक मार्क्सवादी जितना क्रिएटिव होगा, जितना खुला होगा, वो उतना ही चीजों को नए सिरे से देखने में समर्थ भी होगा। अगर वो स्टीरियोटाइप ढंग से देखेगा, अच्छा मैं आपसे पहले बोला, अच्छा तुम किस पार्टी को, जो क्या आदत है हमारी, अगर मेरी पार्टी का तो ठीक है और मेरी पार्टी के नहीं हो तो ठीक, अब ये बदल जाएगा। नो, मेरे लिए इतना ही काफी है कि सौरभ है मेरा दोस्त है, मुझसे बात करना चाहता है, फिनिश। इसकी आइडियोलॉजी क्या है, मुझे क्या लेना देना। अब आप जो ही आइडियोलॉजी की कसौटी पर फंसाएंगे, उसकी राजनीतिक वफादारी के आधार पर फंसाएंगे, तो आपने फिर वही काम किया जो कि मध्यकाल में होता था, फिर आप आधुनिक नहीं है। मैंने आज तक नहीं पूछा कि तुम किस संगठन में हो, तो मैं कभी किसी से नहीं पूछता। तो जो ही मैं इसे दाखिल करूंगा, जो ही मैं इसे, जैसे मैं कह रहा था, हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। हमारा मनुष्य से संबंध है, मनुष्य के उसके सरोकारों से संबंध है। हमारे लिए इतना ही काफी है कि ये हमारे घर आया, ये तुम्हें चार अच्छी बातें करना चाहता है, दैट्स सफिशिएंट। अब वो बाहर जाके क्या करेगा, मेरे सिर दर्द नहीं, मेरा सिर दर्द नहीं, मैं यहां से इससे कम्युनिकेशन नहीं तैयार करूं। तो ये जो स्टीरियोटाइप वो आपके रग रग में बैठा हुआ है, इससे लड़ना बहुत ही दुष्कर कार्य है, लेकिन वो जरूरी है। ऐसा नहीं कि नहीं लड़ा जा सकता। मसलन अगर मैं जानना चाहता हूं तो मैं क्यों पूछ रहा हूं आपको पिता का नाम क्या है, मैं क्यों पूछना चाहता हूं तुम्हारी जाति क्या है, ये उसी में जाने की बात हुई है। ये स्टीरियोटाइप के पुराने जो रूप है मध्यकालीन, उनके सिम्टम्स हैं जो यहाँ घुसे आए हैं, जिससे हम लोग घिरे हुए हैं। मेरे लिए ये मनुष्य ही प्रमुख है, उसके नाते उसकी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जो राजनीतिक तौर पर वो मजदूर की भी हो सकती है, वो किसान की भी हो सकती है, और भी लोगों की हो सकती है। लेकिन मेरे कम्युनिकेशन का आधार, मेरे उससे साथ जुड़ाव का आधार वो सिर्फ मनुष्य होगा। कोई भी तयशुदा धारणाएं मेरे दूसरे व्यक्ति से जुड़ाव का आधार नहीं हो सकती। जो ही आप तयशुदा धारणाओं के आधार पर आप किसी दूसरे से संबंध बनाएंगे, संपर्क बनाएंगे या कम्युनिकेट करेंगे, तय है कि आप स्टीरियोटाइप में फंसेंगे। अच्छा, आपका विचार नहीं उस पर बैक टू स्क्वायर वन, आप पीछे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ। अब चाहे 4 लाख अच्छी बात कहिए, जाएंगे पीछे। आप समाजवाद की बात करिए, वैज्ञानिक समाजवाद की बात करिए, क्यों कर रहे हैं आप क्यों इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता चल गया कि आपकी पार्टी का आदमी है। से पहचान के लिए मेरे लिए एक ही पहचान काफी है कि मनुष्य है, और ये सफिशिएंट है। ये चीज जब तक बैठेगी नहीं दिमाग में, तब तक आप मार्क्सवाद में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक की जो प्रैक्टिस है वो स्टीरियोटाइप कैटेगरीज की प्रैक्टिस है। हम सबसे बात कर सकते हैं मार्क्सवाद में, हम सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से बात नहीं कर सकते, हम सबसे कर सकते हैं। ऐसा कोई खास थोड़े कम्युनिस्ट में कोई खास चेतना होती है उनसे मार्क्सवाद की बात नहीं कर सकती नहीं। मैंने सबके लिए किताब लिखी और सब में मार्क्सवाद करें जी, एक नहीं दर्जनों किताब लिखी। क्यों? मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं।
मेरे पहले सारे लोग बड़ा मुझसे ज्यादा बड़े विद्वान लोग हैं। मैंने पत्रकारिता की किताब लिखी, उसके पहले टेलीविजन की किताब लिखी, तो मेरे सामने समस्या थी कौन पढ़ाएगा, मेरा कुछ होता नहीं, मैं 30 मार्क का नहीं, लेकिन मैंने लिखी और मैंने तय करके लिखा कि मैं मार्क्सवाद को इसमें लाऊंगा। पत्रकारिता की किताब लिखी तो मैंने तय किया कि मैं मार्क्सवाद को इसमें लाऊंगा, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा नहीं। एंगल्स ने एक बात कही थी कि विचारधारा वही अच्छी है जो छिपी रहे, आटे में नमक की तरह। वही मूल्यवान है। हमने क्या किया है कि हमने मार्क्सवाद के विकास के लिए और प्रचार के लिए विचारधारा को इतना प्रबल और प्रमुख बना दिया है कि हम बाकी चीजें हाथ से छूट गई है। अब हम नमक खा रहे हैं, नमक से पेट नहीं भरता, पेट आटे से भरता है। विचारधारा की भूमिका होगी, लेकिन वह होगी आटे में नमक की तरह, और यही चीज हमें दोबारा कनेक्ट करने में मदद करेगी। यही चीज हमें उस पूरे जो है, जो स्टीरियोटाइप जो डेवलप हुआ है, उससे निकलने में मदद करेगी। अब एक आखिरी सवाल कि आप संस्कृत, ज्योतिष, इसके परिवेश में आप पले बढ़े, उसके बाद जेएनयू चले गए, छात्र नेता के रूप में आपकी भूमिका रही, फिर आप प्रोफेसर हो गए, वही भूमिका की, 60 से ज्यादा किताबें आपने लिखी, तो एक लेखक की भूमिका में रहे, ब्लॉगर आप रहे हैं, फेसबुक पर आप सक्रिय हैं। अब संस्कृति क्या भूमिका है? मेरी अभी टारगेट में अभी मार्क्सवादी ही है, क्योंकि अभी मेरी 4 पुस्तकें आई, उसमें 4 पुस्तकें मार्क्सवाद की बताई जी। उसमें एक पुस्तक है ये मार्क्सवादी आलोचना, साहित्य की आलोचना को लेके मार्क्सवादी आलोचना की क्या समस्याएं हैं। दूसरी पुस्तक मॉडर्निज्म को लेके आई है, मार्क्सवादी कैसे बहस कर रहे हैं उसको लेके। तीसरी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म को लेके आई है जी। मेरी चिंता के केंद्र में मार्क्सवादी है, और उसमें जो अभी जो टारगेट है, क्योंकि मेरा फ्यूचर का प्रोजेक्ट है जिसको मैं चाहूंगा कि वो जल्दी आ जाए, उसमें रिसेंटली आने वाली पुस्तक है मुक्ति, और वो एकदम नई किस्म की पुस्तक है, क्योंकि मैंने जो सीरीज प्लान की है उसमें एकदम नई किस्म की पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक है जो कि 21वीं सदी में मार्क्सवाद कैसा होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये 21वीं सदी में मार्क्सवाद कैसा होगा। ये 2 पुस्तकें असल में थोड़ा सा घरेलू काम में इतना उलझ गया हूँ, वो मेरे लिख चुका हूँ, मैं उसे थोड़ा सा पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाऊँ। ये 2 पुस्तकें तो एकदम जैसे कहें कि वो कभी भी धमाके के हिसाब में महीना 2 महीना में बाजार में आ जाएंगे, वो जिस तरह वो 2 दिन 3 दिन मिले बैठा में, और वो आ जाएंगे, क्योंकि मैं अभी लैपटॉप अपने पास ही रखता हूँ जी, किसी दिन 2 दिन खाली मिल जाए, जिसको कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं खाली घर में बैठा रहूँ।